जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसका नाम है यूएन। यूएन जो है पूरे वर्ल्ड में से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप मेरे साथ बने रहिएगा, यूएन का एक एक चीज बताऊंगा और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा। आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो यूएन का हेडक्वार्टर है। यूएन का हेडक्वार्टर है। यूएन से पढ़ने से पहले कुछ हम लोग हिस्ट्री का क्या करते हैं, बात करते हैं कि यूएन बनाने का पर्पस क्या था, आखिर क्यों यूएन को फॉर्मेशन किया गया। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है सारे कंट्री का। तो फर्स्ट टाइम जो था, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के बाद एक नाम से जाने लगा, पेंजिया। पेंजिया बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट का नाम था गोंडवाना और सेकेंड का नाम था लोरेसिया। यहां से होने के बाद फिर से क्या हो गया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के नाम से। कॉन्टिनेंट टोटल जो है वो याद रख लेना है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का नाम है आपका एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का जो नाम है वो एशिया है, ये याद रख लेना है। इसमें जो है ये जो आपको दिख रहा है मैप, इसका नाम क्या है, अफ्रीका। और ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं यूरोप। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये जो कॉन्टिनेंट है, और ये जो है साउथ अमेरिका है, और ये जो आपको दिख रहा है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। अब आपको याद रख लेना है कि ये सारे कंट्री जो है कैसे वर्ल्ड का शिकार बने, कैसे वर्ल्ड वार हुआ, उसके बारे में चलते हैं। ये जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट है, तो ध्यान से समझना। वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 से स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट होने का सबसे बड़ा जो वजह थी वो क्या थी, स्टार्ट होने की सबसे बड़ा वजह थी यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट होने की सबसे बड़ा वजह थी यूरोप कंटिनेंट में। यूरोप कंटिनेंट में कुछ ऐसे पॉपुलर कंट्री है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो है यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर इटली हो गया, जर्मनी हो गया, पोर्टुगल्स हो गया। ये सारे कंट्री का जो था वो अपना जो है वे चेंज कर दिए और कहाँ पे चल गए, एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका जाने का पर्पस इन लोगों का था इन्विजन और इंपेरियलिज्म नेचर था। इंपेरियलिज्म दैट मीन्स क्या कि एक्वायर करना, एरिया को एक्वायर करना। अब लगातार ये लोग यूरोप वाले जो भी कंट्री हैं, एशिया और यूरोप में जो भी कंट्री हैं उसे क्या करने लगे, एक्वायर करने लगे और कॉलोनाइज करने की स्थिति बनते चली गई। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि ये लोग धीरे धीरे अपना एरिया को बढ़ाते चले गए हैं, लेकिन यहाँ तक ओनली फिर एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे कंट्री में क्या कर लिए, ये एक्वायर कर लिए। जैसे इंडिया में भी हो गया, इसी तरह से आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इन लोगों ने क्या किया, एक्वायर कर दिया। यहाँ तक कि अपना नाइबर्स कंट्री को भी क्या करने लगे, एक्वायर करने लगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। स्पेन अचानक सडनली स्पेन जो है 3 नाइबर्स कंट्री को क्या कर दिया गया, अटैक कर लिया गया। और अटैक करने के बाद सारे अपने कंट्रोल में ले लिया। फर्स्ट का नाम नीदरलैंड था, बेल्जियम था और लग्जमबर्ग था। इन सारे को जैसे ही क्या करने लगा, स्पेन कंट्रोल किया अपने अंडर, तो स्टार्ट हो गया क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन रीजन क्या था, तो सबसे पहले इंपेरियलिज्म नेचर। इंपेरियलिज्म में एरिया को क्या करना, एक्वायर करना। और साथ में एक हमारे जो एसेसिनेशन हो गया, फर्डिनेंड जो थे एक किंग थे, उनका एसेसिनेशन हो गया। और साथ में मिलिट्री वगैरह जो बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह से जो फाइटिंग हुआ वो सबसे बड़ा रीजन था। तो ये सारे रीजन था। और साथ में नेशनलिज्म भी एक तरह से क्या था, बहुत ही बड़ा रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो था एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होने लगा तो सबसे पहले एक ट्रीटी लाया गया कि जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्रिएट किया है
उसके ऊपर क्या किया गया, प्लेंटी लगाए गए, अलग अलग प्लेंटी लगाए गए, वेपन्स को रिड्यूस कर दिया गया। उसमें एक ट्रीटी था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज। तो सबसे पहले जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज जून 28 जून 1919 में लाया गया। इसमें क्या किया गया, रीजनल अरेंजमेंट किया गया, रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स और डिसarmament, ये ट्रूप्स वगैरह वेपन्स वगैरह को क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैन टू एंड ऑफ द वार, और सारे कंट्री को बता दिया गया कि इसे क्या करना है, बहुत ही कम करना है, बहुत ही कम। और जो भी कंट्री था इसमें क्या किया गया, फाइन मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो था 28 जुलाई 1914 और 11 नवंबर 1918 को क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज के बाद एक लेगी ऑफ नेशन को रखा गया। इसका जो पर्पस था, ये द लेगी ऑफ नेशन ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस के दरमियान रखा गया। और ये जब लेगी ऑफ नेशन हो रहा था उसका डेट है 10 जनवरी 1920। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, तो सेंट्रल हाई स्कूल हो गया, ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 9th 10th और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लेगी ऑफ नेशन कब एस्टेब्लिश किया गया। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैट मीन्स 10 जनवरी 1920। इसका एम क्या था, तो बच्चों लेगी ऑफ नेशन का जो एम था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट था कि एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सारे एक दूसरे जो भी कंट्री है आपस में क्या करेगा, आपस में यूनिटी रहेगा, एकता रहेगा, और साथ में बोला टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वार, और वार से सारे लोग क्या कर देंगे, गिव अप कर लेंगे, निकल जाएंगे बाहर, वार किसी को करना नहीं था। ये पर्पस था किसका, लेगी ऑफ नेशन का। डेवलप इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और इनका लेगी ऑफ नेशन का भी था कि पर्पस था कि सारे कंट्री के बीच में रिलेशनशिप को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द नेगोशिएशन एंड मेडिटेशन। बुरा बातचीत से जो भी सारे डिस्प्यूट होंगे वो सारे बातचीत के मामले से क्या किया जाएगा, उसे शांति बनाए रखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आ गया 1929 और 1932। 1929 और 1932 तक ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डिप्रेशन आया, इसमें क्या हुआ कि सडनली बहुत ज़्यादा जो भी सारे लार्ज नंबर ऑफ शेयर बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट। वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर को क्या किया बेचे जाने लगे। अचानक क्या हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन सो हुआ काउजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन आने का, ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्या करना, प्रोडक्शन करना, यूज ओवरसीज लोन्स, और ये बहुत ज़्यादा लोन को यूज करना। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। इंक्रीज इन या यूएस इम्पोर्ट ड्यूटीज, और अपना जो इम्पोर्ट ड्यूटीज था यूएस का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कहाँ, कब, ग्लोबल डिप्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के जो है सबसे बड़ा रीजन ठहराया गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज। ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज, इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड वार टू है हुआ है ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज। बच्चों ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज में जो है वो उसमें प्लेंटी रखा गया था, मैंने बताया। तो सबसे ज़्यादा प्लेंटी फाइन जो रखा गया था किसके ऊपर, तो जर्मनी के ऊपर। और जर्मनी के उस समय जो थे उनका नाम था हिटलर। हिटलर के ऊपर सबसे ज़्यादा फाइन मारा गया, लगभग 16 बिलियन पाउंड रखा गया था हिटलर के ऊपर। तो ये था हिटलर के ऊपर। हिटलर इतना फाइन को क्या किया, ओवरकम नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज ये मेरे लिए या पीस ऑफ पेपर के समान है, मतलब ये कागज का मेरे लिए टुकड़ा है, इससे मुझे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये इनका मानना था हिटलर का। ये हिटलर जो है ये डिक्टेटरशिप के नाम से जाना जाता है। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाह। ये अपना ही खुद का पावर बनाता था जर्मनी में। तो आपको ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज को जो है या पीस ऑफ पेपर बोले थे कौन, हिटलर। कौन, हिटलर ने बोले थे। अब याद रखना हिटलर ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो है
ये सारी चीज़ों पे इम्पोर्टेंट था। लेकिन एक बात हो गया कि जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा था उसी तरह जापान ने क्या किया, यूएसए के ऊपर अटैक कर दिया। कहाँ पे? तो नेवी सेक्टर में, उनका नाम था पियल हार्बर। तो जापान ने अटैक कर दिया कहाँ पे बच्चों? अटैक ऑन पियल हार्बर के ऊपर, नेवी पे। किसका नेवी पे? तो याद रख लेना, यूएसए के नेवी के ऊपर। अब यूएसए भी शांत बैठने वाला नहीं था। यूएसए ने अपना बदला लेने के लिए जापान के ऊपर क्या कर दिया बच्चों? अटैक कर दिया। तो फर्स्ट टाइम पूरे दुनिया में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बम को यूज किया किन्होंने? यूएसए ने ड्रॉप आउट कर दिया न्यूक्लियर बम। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। जापान के ऊपर अटैक कर दिया न्यूक्लियर बम। उस न्यूक्लियर बम का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो आपको ध्यान रखना है कि कब इसमें अटैक किया गया, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। तो इस तरह से जापान के कुछ, ये था लिटिल बॉय और ये था फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के एक प्लेस का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। इसी के ऊपर ड्रॉप आउट किया गया था न्यूक्लियर बम, जिसका नाम था लिटिल मैन एंड फैट बॉय। तो याद रखना, जापान जो है पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों? बर्बाद हो गया। और 11 अगस्त को क्या किया? तुरंत ही 11 अगस्त को क्या कर दिया? यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। 11 अगस्त में तुरंत ही क्या कर दिया? यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। और आज तक जापान के अंदर आर्मी रहती है। कौन? यूएसए का। किसका? यूएसए का। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया बच्चों? इंड हो गया, वैसे ही स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन को बनाना। यूनाइटेड नेशन बनाना स्टार्ट हुआ। तो कुछ सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का ये सिंबल है, उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड में आपको जाना है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है क्या? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड नेशन का यहीं पे हेड क्वार्टर है। और जो सिटी का नाम है, वो सिटी का नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। आपको याद रख लेना यूनाइटेड नेशन के फैक्ट्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन जो है, याद कर लेना, नॉर्थ अमेरिका में लाइज करता है। और ईस्ट साइड में जो है अटलांटिक ओशियन है। और याद रखना वेस्ट साइड में जो है वो पैसिफिक ओशियन है। और नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जिस समय, याद रख लेना, जिस समय क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन का, उस समय जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब आते हैं हम लोग कि इंडिया कब पार्टिसिपेट लिया था? कहाँ पे? इंडिया कब पार्टिसिपेट लिया था? यूएन में। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएन में जो पार्टिसिपेट लिया था इंडिया, वो 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को। तो सबसे पहले यूएन जो है एक क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर आपको याद रखना न्यूयॉर्क है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। इसका याद रख लेना हेड क्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है बच्चों? यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में। उस समय जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उस समय मेंबर थे कितना? 50। कितना मेंबर थे? 50 मेंबर थे। लेकिन बाद में जो है, अभी रिसेंटली जो है 2024 में टोटल मेंबर है 193 है। और जो लास्ट में ज्वाइन पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन हुआ था, उनका नाम है साउथ सूडान। क्या नाम है? साउथ सूडान। आपको पता रहना चाहिए कि साउथ सूडान का कैपिटल कहाँ पे है बच्चों? जुबा। कहाँ पे है? जुबा। और ये कब ज्वाइन हुआ था? तो याद रखना, साउथ सूडान ज्वाइन हुआ था 2011 में। कब? 2011 में। ये था कुछ फैक्ट्स किसके? यूनाइटेड नेशन का। अभी याद रख लेना, अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस।
क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस। मैं हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट में। अब बोल रहा द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का क्या था बच्चों? फर्स्ट का नाम था जनरल असेंबली, सेकेंड का नाम था सिक्योरिटी काउंसिल और थर्ड का नाम था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं इकोसॉक। अब बोल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रख लेना, फोर्थ था, और फिफ्थ सेक्रेटरीट था, और ट्रस्टीशिप काउंसिल था। बच्चों ये ध्यान रखना, जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। बस इसे छोड़ देना, बाकी बस सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बस किसके छोड़ के? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के सारे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रख लेना न्यूयॉर्क में। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल असेंबली क्या है। तो द मेन डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑन, तो यूएन का मेन जो है ये याद रख लेना कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी को माना जाता है जनरल असेंबली को। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म नेशन टू डिस्कस एंड एड्रेस ग्लोबल इशू। जो भी दुनिया में क्या होगा, ग्लोबल इशू होगा, उसमें क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप उस मैटर को, उस इशू को क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो और साथ साथ में एड्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है डिसीजन मेड इन द जनरल असेंबली आर यूजुअली रीच थ्रू द मेजॉरिटी वोटिंग। जो भी डिसीजन होगा वो मेन डिसीजन उसी को माना जाएगा जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा। क्या? जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है इट एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड इंक्लूडिंग पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। बोल रहा है इसमें जो टॉपिक एड्रेस किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, उसमें कौन कौन सा इंक्लूड किया जाता है? तो सबसे पहले पीस को, नेक्स्ट में सिक्योरिटी को, डेवलपमेंट को और ह्यूमन राइट को, और साथ साथ में इंटरनेशनल लॉ का। ये सारे टॉपिक डिस्कस किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किसमें? जनरल असेंबली में। तो सबसे पहले जनरल असेंबली जो है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली का जो होता है उसका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। बच्चों विजय लक्ष्मी पंडित जो था वो याद रख लेना, वो कहाँ से थी? इंडिया से थी। तो इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ का? तो जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली जो है मेन बॉडी है किसका? यूनाइटेड नेशन का। तो याद रख लेना विजय लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली है? इंडिया। ये विजय लक्ष्मी जो है वो जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर है। इसका सेशन जो था वो याद रख लेना 8 सेशन था, और ये ज्वाइन ली थी 1953 को। ये फर्स्ट ह्यूमन मानी जाती है, फर्स्ट एशियन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। इस पोजीशन को प्राप्त करने वाली मात्र ये कि एशिया में वुमेन थी जिसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। इनका विजय लक्ष्मी नेहरू भी जाने जाते हैं क्योंकि ये नेहरू फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक इनका सिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग को भी पता होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब बोल रहा है हु इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है यूनाइटेड जनरल असेंबली का, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। ये कब ज्वाइन हुए थे? तो 2 जून 2023 को ज्वाइन हुए थे। और ये कौन से सेशन था? 78 सेशन के थे जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने बताया था कि जो भी सारे ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो सारा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, लेकिन ओनली वन को छोड़ के। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर याद रख लेना कहाँ पे है? द हेग में। कहाँ पे है? द हेग में। कहाँ पे? द हेग में। द हेग बच्चों याद रख लेना, द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ये नीदरलैंड जो है ये याद रख लेना, इसे पीसफुल कंट्री के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? नीदरलैंड में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बोल रहा है टोटल 5 परमानेंट मेंबर है कहाँ पे? यूएन में। यूएन में कितने हैं टोटल परमानेंट मेंबर? 5 मेंबर। फर्स्ट का नाम है चाइना, सेकेंड का नाम है क्या? फ्रांस, थर्ड का नाम है रसिया,
और 4th का नाम है यूनाइटेड किंगडम और 5 का नाम है यूनाइटेड स्टेट। तो याद रखना चाइना का कैपिटल जो होता है वो बीजिंग होता है, फ्रांस का पेरिस होता है, रसिया का याद रख लेना मॉस्को होता है, यूनाइटेड किंगडम का क्या लंदन होता है, यूनाइटेड स्टेट का वाशिंगटन डीसी होता है, क्या वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। आपको याद रख लेना कि यूनाइटेड स्टेट का कभी कभार पूछ जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो आपको याद रख लेना कि वाशिंगटन जो है ना इसी के बेस्ड से पड़ा था क्या यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि उस समय फर्स्ट जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन, क्या जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे बच्चों, तो यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसका कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ का, यूएन का। फर्स्ट का नाम है अरेबिक और चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन। तो ज़्यादातर जो ऑफिशियल वर्क होता है यूएन में वो 2 लैंग्वेज पे बेस्ड रहता है, सबसे पहले इंग्लिश में और फ्रेंच में। तो आपको ये सारे लैंग्वेज को एक बार क्या करना है, देख लेना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन का जो मेन पोजीशन है सेक्रेटरी जनरल, उसमें फर्स्ट था टायरेग लाई थे, कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के। तो हमें फर्स्ट को याद रख लेना है और लास्ट में क्या कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं, पोर्टुगल के रहने वाले हैं। अरे ज्वाइन हुए थे कब, 2070 में। और प्रेजेंट टाइम में भी कौन है, सेक्रेटरी जनरल। तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं, पोर्टुगल के रहने वाले हैं, और 2017 में ज्वाइन लिए थे और प्रेजेंट टाइम में भी यही हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये आपका जो दिख रहा है, आप जो देख पा रहे हैं फिगर को, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये जो ज्वाइन हुए थे यूएन में, वो कब ज्वाइन हुए थे, 2017 में। कहाँ के रहने वाले हैं, पोर्टुगल के रहने वाले हैं। तो पोर्टुगल जो है कुछ इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोर्टुगल के एक महान व्यक्ति आए हुए थे, याद रख लेना, उन्होंने इंडिया का सी रूट फाइंड आउट किया था, उनका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। कब आए थे ये इंडिया, तो याद रखना 1498। कहाँ से आए थे, पोर्टुगल। कहाँ से आए थे, पोर्टुगल से। याद रखना पोर्टुगल का कैपिटल कहाँ पे है, लिस्बन। कहाँ पे है, लिस्बन। तो ये पोर्टुगल कहाँ पे है बच्चों, तो याद रखना यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में। कहाँ पे है, पोर्टुगल में। और पोर्टुगल का कैपिटल लिस्बन है। और वहाँ से एक पर्सन आए थे सी रूट के माध्यम से, जिनका नाम है वास्को डी गामा। और ये कब आए थे, 1498 में। तो इंडिया में कहाँ पे आए थे, तो याद रखना केरला में। कहाँ पे, केरला में। बच्चों केरला में कहाँ पे आए थे, तो याद रखना केरला में एक कोस्टल एरिया है, क्या है, कोस्टल एरिया है, जिनका नाम है कालीकट। क्या है, कालीकट नाम है। याद रखना कालीकट जो पे आए थे, उस समय वहाँ का किंग थे, जिनका नाम था किंग जमोरिन। क्या नाम था, किंग जमोरिन। क्या नाम था, किंग जमोरिन नाम था, याद रख लेना। इन्हें क्या किया गया बच्चों, वास्को डी गामा को वेलकम किया गया। और इंडिया का वैसे भी एक कोटेशन है कि अतिथि देवो भव, जो भी आते हैं गेस्ट हम उसे क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने भी क्या कर लिया, रिस्पेक्ट किया और उसे कुछ क्या किया, कुछ स्पेसिस दिया, केरला का बहुत ही स्पेसिस। अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना ट्रेड्स को बढ़ावा मिला। इन्होंने कुछ स्पेसीज यहाँ से ले जाके पोर्टुगल के लोगों को दिखाया कि इस तरह का इंडिया का स्पेसीज है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है। तो लोग क्या करने लगे, यहाँ पे पोर्टुगल वाले आना स्टार्ट कर दिए। इसी तरह इन पोर्टुगल को देखते हुए यूरोप वाले भी कहाँ पे आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। तो ये था पोर्टुगल और इंडिया का कनेक्टिविटी। फर्स्ट टाइम जो इंडिया में आए थे उनका नाम था पोर्टुगल, और लास्ट टाइम में जो इंडिया में गया उनका भी नाम था पोर्टुगल। क्यों, क्योंकि याद रख लेना इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो गया था कब, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन पोर्टुगल इंडिया के कुछ पार्ट में क्या थे, अभी भी रह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल में दमन एंड दीव में, और सेकेंड एग्जाम्पल में याद रख लेना आपको यहाँ पे गोवा में। इन सारे पार्ट में ये इनका क्या था, प्रकोप आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी देखने लगा।
तो क्या किया गया, इंडिया का गवर्नमेंट उस समय जो थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक मिलिट्री क्या किए, ट्रुप्स को तैयार किए, याद रख लेना, इसे क्या कर दिया गया, इसे इसके ऊपर अटैक कर दिया गया अलग अलग प्लेस पे। तब जाके क्या हुआ 1961 में, कब 1961 में गोवा क्या किया, यहाँ से पूरी तरह से इंडिया को छोड़ के अपने प्लेस चले गए, अपने देश कंट्री के लिए चले गए। इसीलिए 1961 से ही याद रखना गोवा में लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्या लिबरेशन डे मनाया जाता है, या तो इसे कहते हैं क्या, विजय ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, विजय ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पोर्टुगीज को बाहर निकाल गया, खदेड़ के बाहर निकाला गया, कहाँ से, इंडिया से। तो ये था पोर्टुगल और इंडिया के कुछ हिस्ट्री की बातें। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर है, उनके पास क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर बच्चों क्या होता है, तो कोई भी कंट्री के अगेंस्ट यदि कोई भी एक कंट्री यदि उसमें क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे मान लो कुछ पाकिस्तान का मैटर पहुंच गया कहाँ पे, जनरल असेंबली में, और कुछ जो इंडिया की बातें पहुंच गया। अब टोटल कितने हैं, 5 परमानेंट मेंबर। टोटल कितने, 5 परमानेंट मेंबर है। एक रसिया है, एक यूएसए है, और एक यूके है, और एक फ्रांस है, चाइना। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे चला गया कश्मीरी का एजेंडा, कश्मीर। अब होता ये है कि कश्मीर का जो पाकिस्तान है वो यहाँ जनरल असेंबली में डिस्कशन चलता है, और पाकिस्तान को जो है आज रख लेना सारे लोग क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, अलावा किसका, रसिया के अलावा, किसका, रसिया के अलावा। रसिया क्या कर देता है कश्मीरी मैटर में, बोलता है ये सारा सर क्या है, गलत। तो याद रख लेना ये 4 कोई जो वीटो पावर यूज किया, ये क्या हो जाएगा, गलत। जब तक सारे जो भी परमानेंट मेंबर हैं वो जब तक सारे सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के, तब तक पास होने वाला नहीं है। यदि कोई एक भी सपोर्ट कर दिया इंडिया को, तो इंडिया हमेशा से जनरल असेंबली में कौन इंडिया को सपोर्ट करता है, रसिया। तो रसिया आज का हम लोग फ्रेंड नहीं है, 75 ईयर से रसिया हमारे क्या है, फ्रेंड रिलेशनशिप में क्या है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप, क्योंकि वो हमेशा यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करता है इसे, इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब यूएन का ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया गया, उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखना कि मेंटेन रिलेशनशिप और एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले मेंटेन रिलेशनल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड में डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द नेशन। तो सबसे पहले पूरे दुनिया को क्या करना, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान कर देना और शांति देना, इनका एक पर्पस था। सेकंड में पूरे कंट्री को क्या कर लेना, फ्रेंडली डेवलप करना रिलेशनशिप में, और कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर लेना, सॉल्व करना सारी कंट्री के बीच। अब बोला और साथ साथ में ह्यूमन्स राइट्स को क्या करना बच्चों, प्रमोट करना, सबसे क्या था, इनका पर्पस था यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट में याद रखना हार्मोनाइजेशन एक्शन ऑफ नेशन, याद रख लेना ये सारे क्या था, पर्पस था किनका, यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, उसका किस तरह से आपको पढ़ना है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं किसको, WHO को। WHO का जो होता है फुल फॉर्म, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वहाँ कहाँ पे है, जेनेवा। बच्चों जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, याद रख लेना। जेनेवा जो है एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। अब बुरा ये एस्टेब्लिश किया गया था कब, 7 अप्रैल 1948 को। इसका पर्पस क्या था, तो ग्लोबल हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, और साथ में जो भी सारे बीमारी है उसको रोकथाम करना, इसका किसका पर्पस था, WHO का। नेक्स्ट बुरा प्रोवाइड लीडरशिप इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ और इशूज, जो भी सारे इंटरनेशनल में हेल्थ से रिलेटेड इशू होंगे उसमें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा लीडरशिप को। ये मेन पर्पस था किनका, WHO का। नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं IMF। बच्चों IMF का जो
फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रख लेना कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है याद रखना यूएसए के क्या है, कैपिटल। यूएसए के क्या है बच्चों, कैपिटल है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। इसका पर्पस क्या था तो याद रखना फिनेंशियल स्टेबिलिटी। जो भी सारे कंट्री जिसका फिनेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसे स्टेबल बनाने के लिए ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है जिनका नाम है IMF। यह IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पैसे से फाइनेंशियल से क्या करती है, सपोर्ट करती है। और साथ में उस कंट्री जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया इकोनॉमी, उसे क्या करती है, ग्रोथ करने का काम करती है। और साथ साथ में प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, और साथ साथ में प्रमोट करती है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना IMF से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं FAO। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में। रोम बच्चों याद रखना, रोम जो है इटली की कैपिटल है। किसका, इटली का कैपिटल है। और इस एस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। याद रखना इसका पर्पस जो है वो एलिमिनेट हंगर। याद रखना एलिमिनेट करना हंगर को, यानी जो भी सारे पर्सन रिलेटेड हैं इससे, हंगर से रिलेटेड है, यानी बहुत ही भूखी से मर रहा है, स्टारवेशन पोषण से मर रहा है, उससे पोषण को दूर करना, न्यूट्रिशन के जो शिकार बन रहे हैं उसे दूर करना किनका काम है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ये बहुत ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी मायने रखता है। आपको ध्यान देना है कि इनका पर्पस भी है इकोनॉमी को ग्रोथ करना और प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड। और याद रखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या करना, प्रमोट करना। ये मेन पर्पस है किनका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट का नाम है ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जनेवा में। जनेवा में बता चुका हूँ, एक सिटी का नाम है कहाँ के, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। एस्टेब्लिश है 11 अप्रैल 1919 को एस्टेब्लिश किया गया था। इनका मेन जो ILO का पर्पस था वो टू प्रमोट द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को क्या करना बच्चों, प्रमोट करना। जैसे लेबर राइट हो गया कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर यदि कोई भी चाइल्ड क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसे क्या करना, उसको बैन लगाना। और इसका लिस्ट वगैरह सब ILO के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं WTO। WTO जो है बच्चों आज रखना, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में है। और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। आपको याद रखना इसका पर्पस है क्या, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल। याद रख लेना क्या करना, इंटरनेशनली को ट्रेड को क्या करना, बढ़ावा देना। इंटरनेशनली ट्रेड को बढ़ावा देना किनका काम है, WTO का। तो ये सारे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फैक्ट्स और कुछ पर्पस एस्टेब्लिश और उसका हेडक्वार्टर। तो ये सारे थे UNO से रिलेटेड और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्स आपको मैं बताया UNO से रिलेटेड से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।